In last two lectures we have studied about electricity, charges or electric current, or even we have studied potential difference, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम. ये सारी चीज़ें पढ़ ली. ठीक है. तो देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ. क्या पढ़ेंगे आज? ओम्स लॉ. देखो भाई, एक जर्मन के फिजिसिस्ट थे, नाम उनका था साइमन ओम. जॉर्ज साइमन ओम पूरा नाम था. जॉर्ज साइमन ओम. इन्होंने 1827 में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया, दैट इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ. क्या कहते हैं उसे? ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ को स्टेट कर देता हूँ कि ओम्स लॉ क्या होता है. ठीक है. द डेफिनेशन ऑफ द ओम्स लॉ इज द इलेक्ट्रिक करंट आई ठीक है flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference V. Is directly proportional to the potential difference V. Across its ends. अब कुछ बातें इसमें फिक्स होनी चाहिए. Provided its temperature remains as same. Remains constant बोल लो. ठीक है. दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ. पहले तो इसका मीनिंग समझ लो. एक बार और स्टेट कर रहा हूँ. किसी भी सर्किट में जो करंट होगा, जो फ्लो कर रहा होगा मेटेलिक वायर में या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो भी उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा सर्किट में. ठीक है. कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा? जबकि कुछ फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे. ठीक है. टेम्परेचर कैसा रहे? कांस्टेंट बना रहा है. तो V इज प्रोपोर्शनल टू कितना होगा? I. मतलब क्या है इस बात का? एक वैल्यू अगर दूसरे की अगर प्रोपोर्शनल होगी तो मतलब क्या है? मतलब इस बात का ये रहता है कि अगर V बढ़ेगा तो करंट भी इंक्रीज करेगा. पोटेंशियल डिफरेंस अगर घटेगा तो उसी के रेस्पेक्ट में हमारा करंट भी इसमें घटेगा. ठीक है. चलो पहले इसको थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. एक एक्टिविटी लेते हैं इसके लिए.
क्या करोगे इसके लिए? सबसे पहले एक नाइक्रोम का वायर ले लो, ठीक है। पहले एक सेल जोड़ेंगे, और इधर लगा लो इस पे एक एमीटर। एमीटर का क्या काम होता है? करंट को मेजर करता है। करंट को मेजर करना, ठीक। चलो इसमें एक स्विच लगा लेते हैं, वो भी ऑन पोजीशन में है। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें नापना है कि वोल्टेज कितना आ रहा है इस नाइक्रोम वायर XY पर, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे बोलो? कौन सा डिवाइस होगा? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। मैंने इसको पैरेलल में दिखाया है। सर्किट डायग्राम में करंट का डायरेक्शन भी दिखाना होता है, प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। अब इस पे हमने देखा कि वोल्टेज को नापने वाला कौन है? वोल्ट मीटर रहेगा। तो देखा भाई इसमें नाइक्रोम पे जितनी भी वोल्टेज आ रहा है उसको नोटिस कर लिया, कहीं इसको रख लिया V1, ठीक है। करंट नापने का डिवाइस कौन होगा? एमीटर। तो देखा भाई इस पे उस समय करंट आ रहा था I1। इन दोनों वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं लिख के रख लिया। अब देखते हैं अगर इसमें अगर हम एक सेल की जगह 2 सेल लगा दें तब क्या होगा। तो ये देखेंगे कि वोल्टेज की रीडिंग बढ़ेगी। पहले एक सेल था, अब कितने हो गए? 2 सेल हो गए। तो यहाँ पर वोल्टेज कैसा हो जाएगा? पहले वाले से ज़्यादा आएगा, कम आएगा? पहले वाले से ज़्यादा आएगा, कम आएगा? ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमने 2 सेल की बैटरी यूज़ कर ली है। बिल्कुल सही बात। अब देखते हैं कि उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास एमीटर पे कैसी रीडिंग आएगी। एमीटर पे जो रीडिंग आएगी विद रेस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी, इसकी रीडिंग भी हमारी बड़ी हुई आएगी, ठीक है। तो इसको सपोज कर लेते हैं अब कि इसको V2 बोल लेते हैं। अगर वोल्टेज या V2 रहा उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास जो करंट आया उसको बोल लेते हैं I2। जब वोल्टेज V1 था तो करंट कितना माना था? I1। ऐसे ही एक और सेल लगा लेते हैं, ठीक है। अब क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ? आपकी पोटेंशियल डिफरेंस इस पे ले लेते हैं, इस पर कितना? I3 V3। तो एमीटर पे कितनी रीडिंग आ जाएगी? सपोज कर लेते हैं I3। लेकिन ये सारी कंडीशन तभी करनी है जबकि तुम्हारा टेम्परेचर कैसा रहे? कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसा रहे? कांस्टेंट। ठीक है। अब इसमें एक काम करेंगे, रेशोज निकालने की कोशिश करेंगे। पहले वाले केस में निकालते हैं V और I का रेशो। तो V1 अपॉन I1 किया और उसकी वैल्यू जो भी आई उसको नोटिस किया। इस वाले केस में V2 अपॉन I2 करेंगे, उसकी वैल्यू को नोटिस करेंगे। इस केस में V3 अपॉन I3 करेंगे। तो हम देखेंगे कि V1 और I1 का जो भी रेशो आ रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू द रेशो ऑफ द V2 टू द I2 एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू द रेशो ऑफ द V3 टू द I3। यानी एक वैल्यू निकल के आएगी कांस्टेंट वैल्यू, और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या रहती है? दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या रहती है? कांस्टेंट रहेगा यहाँ, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस R। तो यही हमारा ओम्स लगा कि अगर तुमने V बढ़ाया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, तो करंट पर भी वैल्यू बढ़ रही है। अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस को अगर कम करोगे, एक एक करके सेल हटाते जाओ, तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को तुम कम करते जा रहे हो, वोल्ट मीटर पे जैसे जैसे रीडिंग घटेगी
और उसी के रेस्पेक्ट में हमारी एमीटर पे भी रीडिंग घटती हुई दिखाई देगी। यानी कह सकते हो कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी इंक्रीज़ करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिक्रीज़ करोगे देन योर करंट विल ऑल्सो डिक्रीज। इट मीन्स यू कैन से V is directly proportional to the I. That is the statement of the Ohm's law when some quantities remain constant. Physical quantity कैसी रहे? Constant है, जैसे temperature must be constant. Even I have not changed the total resistance of the circuit. मैंने सर्किट की रेजिस्टेंस नहीं बदली, जो मेरा नाइक्रोम वायर था पहले भी अभी भी लगा हुआ है, उसको मैंने चेंज नहीं किया, उसकी कोई लेंथ कोई उसकी थिकनेस वगैरह चेंज नहीं करी है। तो we will observe that the ratio of the किसका potential difference का and to the I it remains always constant. This is called as a Ohm's law. तो अब आते हैं इसके स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट मैंने क्या दिया था? मैंने स्टेटमेंट दिया था डाइलेक्ट्रिक करंट I जब फ्लो कर रहा हो किसमें, किसी भी मेटेलिक वायर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस V के अक्रॉस इट्स एंड, पूरे सर्किट में। कब ये कब कांस्टेंट रहेगा? जबकि कुछ फिजिकल क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर है वो हमारा कांस्टेंट रहे। इसके अलावा अगर हम मटेरियल को चेंज ना करें, ठीक है, इसके अलावा हम उसकी मटेरियल की थिकनेस को चेंज ना करें, तो ये जो वैल्यू जो आएगी वो कैसे आएगी? हमेशा कांस्टेंट की तरफ मूव करेगी। V और I का रेशियो एक कांस्टेंट ही दिखाया जाएगा, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ कांस्टेंट, लेकिन ये जो कांस्टेंट तो है लेकिन इट इज़ ए वेरिएबल कांस्टेंट। वेरिएबल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यानी एक रिलेशन निकालते हैं फिजिक्स में, जब भी प्रोपोर्शन साइन तुम्हें हटाना होगा तो क्या करोगे? कांस्टेंट यूज़ करोगे। यह कांस्टेंट रहेगा रेजिस्टेंस, R बोल लेंगे, तो V इक्वल्स टू रहेगा RI। बस समझ आई? वेयर R इज रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जो होता है वो कैसा कांस्टेंट होता है? वेरिएबल कांस्टेंट है। कैसा है ये? वेरिएबल कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब बताऊंगा कि वेरिएबल हम इसे क्यों कह रहे हैं। वेरिएबल इसलिए है कि अगर तुम मटेरियल अगर चेंज कर दोगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगी। इसके अलावा अगर तुम इसकी लेंथ चेंज कर दोगे रेजिस्टेंस विल चेंज। इवन यू हैव चेंज द थिकनेस ऑफ द वायर, द रेजिस्टेंस इज ऑल्सो चेंज। इसलिए वेरिएबल कांस्टेंट है, यानी कंडीशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। V तो पता ही है, V क्या है? इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, VD बोल लो। I फॉर करंट है ही, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर इसके हम ग्राफ को देखें, VI ग्राफ को, ठीक है, तो मान लो अगर हमने एक ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस पे अगर हमने करंट को इंडिकेट किया और वाई एक्सिस पे किसको ले लें? पोटेंशियल डिफरेंस V को ले लें, तो हम नोटिस करेंगे कि जो ग्राफ जाएगा दैट विल बी इन स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि ये इसका स्लोप है, और ये जब स्लोप नहीं बदलेगा तो कह सकते हो कि इनका जो रेशियोज होगा V और I का वो चेंज नहीं होगा। यानी V और I विल बी कांस्टेंट वैल्यू देंगे हमें हर बार। जैसे सपोज कर लेते हैं कि अगर मैंने करंट की वैल्यू 1 रखी, 1 एम्पियर, ठीक है, तो मान लो उस समय मेरे पास वोल्टेज कितने का था? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितने का ले लें? चलो 2 का ले लो, ठीक है। अब इसी के रेस्पेक्ट में बढ़ाते जाओ। अगर मैंने इसको मैंने यहाँ कितना रख दिया? ये 1 है। यहाँ अगर 2 एम्पियर का करंट रखा
तो पोटेंशियल डिफरेंस उस समय कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 4। तो देख सकते हो कि 2/1 इसका और इसका रेशो, और 4 और 2 का रेशो लो तो 4/2। ये दोनों बार तुम्हें हर बार कैसा देगा, ये वैल्यू सेम देगा 2। इस तरीके से ये ओमिक ग्राफ, तो जो ग्राफ ओम्स लॉ को वेरीफाई करेगा दैट इज कॉल्ड ओमिक ग्राफ। ठीक है, यानी ये ग्राफ जो है हमारा ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज ए ओमिक ग्राफ। अब नॉन ओमिक ग्राफ क्या हो सकते हैं कि अगर हमने कंडीशंस चेंज कर दी, टेम्परेचर चेंज कर दिया, मटेरियल बदल दिया, तो वैल्यू जो है कांस्टेंट नहीं आएगी, वी और आई का रेशो कांस्टेंट नहीं रहेगा, इट कैन बी चेंज। तो ये वैल्यू जो है कांस्टेंट नहीं आएगी, देन इट इज़ सेट टू बी, अगर ग्राफिकली इसको प्लॉट करेंगे देन इट इज़ सेट टू बी नॉन ओमिक ग्राफ। जैसे मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया, इसमें इस तरीके से कर्व दिखा दिया, तो इसका मतलब ये है कि या तो हमने मटेरियल चेंज कर दिया होगा, हो सकता है कि हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया हो। ठीक है, मटेरियल चेंज कर दिया हो, टेम्परेचर चेंज करने पे ये चेंज हो जाएगा वी और आई का रेशो, या फिर कोई थिकनेस बदल दी हो वायर की, थिकनेस ऑफ वायर भी चेंज करने से वी और आई का रेशो पे चेंज आ जाएगा। तो दिस इज ए नॉन ओमिक ग्राफ। अब बोलो क्या बोल रहे हो? सर लेंथ में भी तो लेंथ, हाँ लेंथ से भी फर्क पड़ सकता है, जैसे थिकनेस है, एक लेंथ और ले लो, उसमें लेंथ से भी रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि वी और आई का जो रेशो है, वी अपॉन आई इक्वल्स टू क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस जनरली हम इसे कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन इट इज़ ए वेरिएबल कांस्टेंट, बिकॉज अगर इनमें से कोई भी चीज़ बदल जाए, लेंथ ऑफ वायर बदल जाए, मटेरियल चेंज कर दो, आइदर यू कैन चेंज द टेम्परेचर, योर रेजिस्टेंस विल चेंज, और बाई चेंजिंग द थिकनेस ऑफ द वायर द रेजिस्टेंस इज ऑल्सो चेंज। तो रेजिस्टेंस इस पर ही बदल जाएगी, दैट्स वाई वी कॉल द रेजिस्टेंस एज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। समझ में आई बात? यस सर, यस सर, यस सर। तो ओम्स लॉ में हमारी टर्म आई रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को वी कैन डिफाइंड एज resistance is the property of the material by which it can oppose the electric current to pass through it. It is the property of material by which it can oppose किसका अपोज करेगा ये? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का। इट कैन अपोज द इलेक्ट्रिक करंट to pass through it, to pass through it। मतलब क्या है? मान लो मैंने कोई भी एक मटेरियल ले लिया, किसी कोई भी ले लिया, चाहे तुम इसमें मेटल ले लो चाहे नॉन मेटल ले लो, यानी मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, मेटलॉइड हो, किसी भी टाइप का हो मटेरियल, एवरी मेटल विल अपोज द करंट टू पास थ्रू इट। हर एक मेटल, हर एक मटेरियल अपने में से करंट को गुजारने का अपोजिशन करता है। मान लो ये करंट इसमें आना चाहता है, ये इसका अपोजिशन करेगा, जितना भी अपोजिशन करेगा दैट इज कॉल्ड इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किससे बना है? रेजिस्ट वर्ड से बना है, जिसका मीनिंग होता है अपोजिशन करना, विरोध करना।
ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हो कि हर एक मटेरियल करंट का अपोजिशन करता है। अब कुछ मटेरियल ज़्यादा करते हैं, कुछ मटेरियल कम करते हैं। जितने भी मेटल्स होंगे वो करंट का अपोजिशन कैसे करेंगे, पास होने के लिए कम करेंगे। दैट्स वाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक, ठीक है, रबर, वुड, दीज आर इंसुलेटर्स एंड दे कैन अपोज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, और वो हाईली अपोज करेंगे। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज ए इंसुलेटर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो भी मटेरियल जितना ज़्यादा करंट का अपोजिशन करेगा उतना ही वो इंसुलेटर हो जाएगा, इंसुलेटर की तरह मूव करेगा। पेपर तुम्हारी बुक में टेबल दी हुई है, ठीक है, और पेपर को दिखाया है उसमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस गेन कर रहा है। और सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, यानी सिल्वर में से आसानी से करंट पास हो जाएगा। बात समझ में आई रेजिस्टेंस क्या होती है? यस सर। अब मुझे थोड़ा सा यस सर। कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट वगैरह होती है उसको और बता दूं। ऐसा ही यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? स्टैंडर्ड यूनिट, तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वो होती है मेरे पास ओम। जॉर्ज साइमन ओम थे, ओम्स लॉ को वेरीफाई किया, तो उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट रखी हुई है और इसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके का, यस सर। जिसको हम बोलते क्या है सिंबल को, ओमेगा, और ये ग्रीक लेटर है। ओम। ग्रीक लेटर है ये। ठीक है। यस सर। यस अब 1 ओम को कैसे डिफाइन करोगे? 1 ओम को कैसे डिफाइन करोगे? देखो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल्स टू R इंटू आई। R कितना रहेगा फिर? V अपॉन आई। वी अपॉन आई। भाई V और I का जो रेशियो था वो हमेशा कैसा रहा था? कांस्टेंट रहा था ओम्स लॉ में। ओमिक ग्राफ में हमने देखा था कि V और I का जो रेशियो आया था वो हर बार कांस्टेंट आया था, ठीक है। अब इसके हिसाब से बता दो, अगर वोल्टेज तुम्हारा 1 वोल्ट का हो जाए और करंट उस कंडक्टर में 1 एम्पियर का आ रहा हो, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? 1 ओम। समझ आई बात? तो 1 ओम कैन बी डिफाइंड एज if the potential difference across the two ends of the conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, ठीक है, then the resistance of the conductor is 1 ohm. If the potential difference across the two ends of the conductor two ends of conductor is 1 volt, कितना हो? 1 volt, and the current कितना होना चाहिए? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर and the current through it is 1 ampere, then resistance will be resistance कितनी होगी? resistance of the conductor is 1 ओम। conductor is 1 ohm। बस समझ में आई? यस सर। हाँ सर।
ठीक है, यानी अगर कोई वायर है ये, और इस वायर के दोनों एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है बैटरी से, कितना आ रहा है 1 वोल्ट का। अच्छा, बैटरी का क्या काम है, मैंने कल बताया था। सर वो पोटेंशियल डिफरेंस को विच डिवाइस मेंटेन मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस? सर बैटरी। बिल्कुल सही, बैटरी। क्यों करती है? अच्छा, मेंटेन कैसे होता है उसमें वजह? तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, और केमिकल रिएक्शंस की वजह से एक एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दूसरे एंड से ज़्यादा आएगी, तो केमिकल और जब ज़्यादा आएगी, सुन लो पहले ध्यान से, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, मैं बता रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ उसको। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन बाय बैटरी। उसका रीज़न ये है क्योंकि बैटरी के अंदर, किसी सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, जिसकी वजह से एक एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के एक एंड पर ज़्यादा होगा, दूसरे एंड पर कम होगा, तो दोनों एंड्स पर डिफरेंस दिखाई देगा, और यही डिफरेंस हमारा क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस ही वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी भी चार्ज को पुश करने के लिए क्या करती है, कैपेसिटी रखती है, और वो चार्ज को जब पुश करेगी और जब चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। और जब केमिकल रिएक्शंस होना बंद हो जाते हैं किसी बैटरी में, बैटरी उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन ही नहीं कर पाएगी, और जब मेंटेन नहीं होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो यू कैन से द सेल इज डिस्चार्ज और बैटरी इज डिस्चार्ज्ड। समझ में आई बात? यस सर। तो मैं इसको बता रहा था कि इसमें 1 वोल्ट अपॉन कितना रहा, 1 एम्पियर, तो ये कितना रहा है, इसकी रेजिस्टेंस क्या रहेगी, 1 ओम हो गई। ठीक है, अगर 1 वोल्ट बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वोल्टेज आ रहा है इसमें 1 वोल्ट, और करंट कितना जनरेट हो रहा हो इस वायर में, 1 एम्पियर का, तो इस वायर की जो रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस का मतलब ये वायर करंट का कितना पोजीशन करेगा, वो इसकी रेजिस्टेंस होगी, और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो दैट इज़ 1 ओम। चलो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। यस सर। पहला पॉइंट लिख रहा हूँ कि द करंट थ्रू ए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। करंट कितना रहेगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। मतलब क्या है इस बात का, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मान लो तुमने एक वायर की रेजिस्टेंस आर बोली, आर का मतलब क्या, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये करंट का अपोजिशन करेगा, ये करंट आ रहा है तो ये इसका अपोजिशन करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तुमने रेजिस्टेंस बढ़ा दी, उतना ही ज़्यादा ये अपोजिशन करेगा, अपोजिशन ज़्यादा करेगा तो करंट कैसा आएगा इस वायर में, कम आएगा, नहीं आएगा। और जब वायर में कम करंट आएगा तो यू कैन से आई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस बढ़ाओगे करंट कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या चीज़ कम होगी, करंट। बिल्कुल सही बात। किसी वायर की अगर रेजिस्टेंस अगर तुमने बढ़ा दी तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट कम आएगा। और रेजिस्टेंस तुमने किसी वायर की कम ले ली, ठीक है, तो करंट कैसा आएगा, उसमें ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि वो करंट का अपोजिशन कम से कम करेगा। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। दूसरा पॉइंट नोट कर लो, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट completely free to move within the conductor, they are regulated by the attraction of the atoms among which they are moved। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से तो फ्री नहीं होते हैं, ठीक है ना, किसी भी कंडक्टर में दे आर रेगुलेटेड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द एटम्स, एटम्स के अट्रैक्शन की वजह से वो उनमें मूवमेंट रहता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज
the motion of the electrons through the conductor is regulated by its resistance, which cause the friction and friction cause heating effect of electric current. इसको पढ़ोगे जब मैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करूँगा उसमें। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है कि I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम बोल देते हैं रोस्टेट। ठीक है, देखा ही होगा, जैसे रेगुलेटर देखा होगा फ़ैन का। ठीक है, तो फ़ैन का रेगुलेटर क्या करता है कि कभी स्पीड फ़ैन की बढ़ा देता है, कभी घटा देता है। तो वो कभी रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देता है फ़ैन की, और कभी रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से फ़ैन की स्पीड पर फ़र्क दिखाई देता है। तो दिस इज सेड टू बी द रोस्टेड और यू कैन से वेरिएबल रेजिस्टेंस। बात समझ में आई? तुमने देखा होगा इलेक्ट्रिक जो लाइट आती है बाज़ार में, उनमें एक डिब्बी सी लगी होती है, और उस डिब्बी में एक स्विच होता है। उसको अगर तुम दबा दोगे तो कुछ बल्ब, उसके जो झालर जो होती है लाइट की, उसमें कुछ बल्ब बंद हो जाते हैं, कुछ जलते हैं। उसकी तरीके से क्या दिखाई देता है, एक पैटर्न में लाइट जलती हुई दिखाई देती है। तो वो लाइटों, बहुत सारे बल्ब को कभी बंद कर रहा है, कभी जला रहे हैं, तो रेजिस्टेंस कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है। दैट इज़ ऑल्सो ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। बस समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हेलो, हाँ सर। यस सर, यस सर। आ रही है ना? यस सर। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होती है? Yes. बढ़ेगा तो क्यों बढ़ रहा है स्पीड का? यानी कभी वो करंट को ज़्यादा आने देता है, कभी करंट को कम आने देता है। जब करंट ज़्यादा आ जाएगा स्पीड बढ़ जाएगी, करंट कम आएगा स्पीड घटेगी, और जब करंट ज़्यादा आएगा तो रेजिस्टेंस कैसी हो गई उस समय उसकी? कम। बस समझ में आ रही है? क्योंकि मैंने पहले से बोल दिया कि I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। चलो कुछ और टर्म लिख लो उसमें। इसके बाद है जैसे गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं। गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनसे आसानी से करंट पास हो जाए, वो होंगे गुड कंडक्टर्स। यानी द मटेरियल्स थ्रू विच द करंट कैन इजीली पास इज कॉल्ड गुड कंडक्टर। अच्छा, ये करंट क्यों पास हो रहा है इनमें आसानी से? यानी इनकी रेजिस्टेंस कैसी होगी? कम होगी। यानी कह सकते हो द मटेरियल्स which have low resistance यानी ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस कैसी हो? लो, are said to be good conductors। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दोगे इसमें? एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? जैसे सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, इसकी रेजिस्टेंस कैसी है? काफ़ी कम है। कॉपर बोल लो। वैसे तो मेटल सारे गुड कंडक्टर ही होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट मरकरी या लेड। ठीक है, क्योंकि इनमें थोड़ा सा करंट कम रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स। समझ में आई बात? और बैड कंडक्टर्स क्या रहेंगे? इसको मैं इंसुलेटर बोल देता हूँ। इंसुलेटर्स क्या हो सकते हैं? सर जिनमें रेजिस्टेंस जिनकी रेजिस्टेंस हाई हो। द मटेरियल्स
which have High high resistance. resistance. ठीक है, और called Yes, sir. Insulator. insulator. एग्जाम्पल दे दो इसका, जैसे प्लास्टिक, Rubber. रबर, रबर, वुड, ठीक है ना, वुड, सही है, समझ में आई बात? Yes, sir.